जब भी हम शौर्य की, वीरों की बात करते हैं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र का नाम हमारे मन में सबसे पहले आता है। जब बात ज्ञान की, वैदिक पद्धतियों के जीवंत रहने की होती है तो दक्षिण भारत के राज्य हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आते हैं। वहीं यदि हम लोक नृत्य की बात करें तो सबसे पहले गुजरात और राजस्थान की झनकार मन में बजती है, और यदि संगीत की बात करें तो बंगाल की छवि मन में छा जाती है। पर जब बात कला, नृत्य, साहित्य, संगीत और शौर्य की हो तो भारत का कोई भी एक राज्य, कोई भी एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट से कम नहीं है। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि एक राज्य की, किसी एक स्टेट की एक ही इमेज हमारे मन मस्तिष्क पर छाई रहती है? इसका कारण है पॉपुलर मीडिया, और उस पॉपुलर मीडिया द्वारा बनाई हुई कल्चर की एक पॉपुलर छवि, एक पॉपुलर इमेज। इस पॉपुलर मीडिया में आते हैं टेलीविज़न और फिल्म्स। तो जब किसी पॉपुलर टीवी शो या फिर किसी पॉपुलर मूवी में किसी एक राज्य की, किसी एक स्टेट की और वहाँ के लोगों की जब कोई एक छवि बनाई जाती है तो वही छवि हमारे भी मन में वैसी ही बस जाती है। जैसे पंजाब का अगर कोई कैरेक्टर आएगा तो वो जरूर हड़प्पा करके आएगा। यदि बंगाल का होगा तो वो थोड़ा सीरियस, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। यदि केरल या कर्नाटक से होगा तो उसके घर में जरूर क्लासिकल म्यूजिक बजता होगा। पॉपुलर कल्चर को पॉपुलर मीडिया ने स्टेरियोटाइप कर दिया है। अब जैसे हिप हॉप, ये तो अमेरिका के कल्चर का पार्ट है और वहाँ के कलाकार, वहाँ के आर्टिस्ट इस पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इनोवेशंस लेकर के आते हैं। पर उन सभी गानों में, उस संगीत में वहाँ के लोगों की ही बातें होती हैं। वहाँ के लोगों की स्थिति और हालात की बात उन गानों में होती है, जैसे रैप म्यूजिक। और हम पॉपुलर मीडिया के कारण वहीं का म्यूजिक लेकर उसे कॉपी कर नहीं वहाँ के रहते और ना यहाँ के। पॉपुलर कल्चर तो किसी एक क्षेत्र का होता है, किसी एक एरिया का होता है जो वहाँ के लोगों के बारे में बताता है, उनके इतिहास के बारे में बताता है। जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक कथाएं, फोक टेल्स। और यदि भारत को समझना है तो इन फोक टेल्स को, इन लोक कथाओं को सुने बिना, इन्हें जाने बिना समझा नहीं जा सकता। और यदि मैं ये कहूँ कि गुजरात श्री कृष्ण की भूमि तो है ही, ये फाफड़ा, गाठिया, ढोकड़ा, ऊंधिया, थेपला के लिए प्रसिद्ध तो है ही। यहाँ का डांडिया और गरबा दुनिया भर में धूम मचाता है ही। पर गुजरात की भूमि शौर्य में, पराक्रम में, वीरता में पंजाब या राजस्थान से कम नहीं है। यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की पावन भूमि से भारत माँ के कई वीर संतानें जन्मी हैं। तो आइए जल्दी से चलते हैं गुजरात और वहाँ की सौंधी मिट्टी की सुगंध अपनी सांसों में भरते हैं, क्योंकि आप उत्सुक हो रहे होंगे इस सच्ची और अद्भुत लोक कथा को सुनने के लिए। तो वारसेनी, आओ सांभळिए। एक ऊंट पर सवार दो व्यक्ति ढोलका से कच्चे रास्ते से होते हुए एक गांव की ओर जा रहे थे। ढोलका ये गुजरात का एक प्राचीन शहर है जो अहमदाबाद के पास है। इस ढोलका का प्राचीन नाम था मत्स्य नगर। ये वही मत्स्य नगर है जिसका युवराज था कीचक।
इसी कीचक का भीम ने महाभारत में अपने हाथों से वध किया था। अब उस ऊंट पर सवार उन दोनों व्यक्तियों को उस गांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। गांव के पास पहुंचने पर उन्होंने उस ऊंट को रोक दिया। उन दोनों में से एक व्यक्ति उस ऊंट का मालिक था और दूसरा यात्री। जब ऊंट का मालिक उस ऊंट से उतरा और उसे पास के ही एक पेड़ से बांधने लगा तो उसने देखा कि जो यात्री था, जब वो उतरा तो उसने अपने चेहरे को पहले तो एक कपड़े से बांध दिया और फिर पूरे शरीर को एक चादर से ढक लिया। उस यात्री की वेशभूषा एक योद्धा की तरह थी। उसकी कमर की एक ओर खंजर थी और दूसरी ओर तलवार। अब वो यात्री तेज गति से, तेज कदमों से चलता हुआ उस गांव के भीतर घुसा। उस गांव को देखकर उसके तेज कदम एकाएक रुक गए। हर ओर टूटे हुए मकान, उजड़ी हुई झोंपड़ियां। उसने एक टूटे हुए शिव मंदिर को भी देखा, पर जब उसने उस शिव मंदिर में भी, उस टूटे हुए शिव मंदिर में भी एक जलते हुए दीपक को देखा तो उसने गहरी सांस ली। शायद उस दिए की लौ में उसे अपने भविष्य की रोशनी दिखी। उसके कदम फिर चल पड़े और अब रुके एक मकान के पास आकर। वो पास ही के एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और उस घर की ओर देखता रहा। रात हो गई थी, अंधेरा घना था। घर साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर दिख रहा था उस घर का आंगन। और उस आंगन में एक सिगड़ी पर सिकती हुई बाजरे की रोटियां। वो अंधेरे की आड़ में थोड़ा आगे बढ़ा और अब उसे उन बाजरे की रोटियों को सेकने वाली स्त्री का आधा चेहरा सिगड़ी की धधकती आग में थोड़ा साफ दिख रहा था। और वो यात्री उस आग से, उस आंच से थोड़ा जल रहा था, क्योंकि वो तो दूर खड़ा था। वो उस स्त्री को पुकारना चाहता था। उस स्त्री का चेहरा जो उसके मन में पूरा बसा था, उसे अपनी आंखों से भी देखना चाहता था, पर वो तो दूर खड़ा था। और वो आग अपनी गर्मी से, अपनी ताप से उस स्त्री का, उसकी पत्नी का चेहरा बार बार छू रही। तभी उसने घोड़े की टाप सुनी। वो एक कोने में जाकर छुप गया। उस घोड़े से एक आदमी उतरा और वो वीरू वीरू पुकारता हुआ उस घर में घुस गया। उस स्त्री ने कहा, वीरू ने रेवा दो, आप खाना खा लीजिए, देर हो गई है। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें तो पता है मैं वीरू के बिना खाना नहीं खाता, तुम वीरू को जल्दी से पीछे से ले आओ, फिर हम तीनों मिलकर साथ ही में खाना खाएंगे। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ने अपने बेटे को बिगाड़ कर रखा हुआ है, अब तो वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता, करो हजीलार। ऐसा कहकर वो वीरू को लाने घर के पीछे की ओर चली गई। वो यात्री ये सब देख रहा था, सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में शांति। वो चुपचाप मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसकी तलवार एक दीवार से टकराई और एक आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर वो आदमी जो घोड़े से आया था जोर से चिल्लाया, कौन छे त्या?
कौन है वहां? ऐसा कहकर वो उस आवाज की ओर बढ़ा। अब वो आदमी और वो यात्री आमने सामने थे। घने अंधेरे में भी आंखें मन की रोशनी से अपनों और दुश्मनों को पहचान ही लेती है। उस आदमी ने उस यात्री से कहा, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ। अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए उस यात्री ने कहा, युद्ध के घावों के कारण तुम मेरा चेहरा पहचान नहीं पाओगे देवराज पाटकर। 2 पलों के लिए तो सचमुच देवराज उस चेहरे को पहचान नहीं पाया। फिर एकाएक धीमी आवाज में पर चौंकते हुए बोला, लावण, लावण तुम? लावण ने कहा, हां, हूँ जिछून, तुम्हें मारने आया था, पर अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हें मारकर मैं फिर से अपनी पत्नी और बेटे को दुख नहीं दे सकता। तुम उनका ध्यान रखते हो, उनसे स्नेह करते हो। मैंने देखा है, जो सुख उन्हें मैं नहीं दे पाया वो तुम उन्हें दे रहे हो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? देवराज चुप रहा। 2 पल के लिए देवराज चुप रहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, खाना खा के जाओ। उस बची हुई रात में अपनी पत्नी के आधे चेहरे की झलक को याद कर लावण मना नहीं कर पाया, पर उसने देवराज से कहा, किसी को बताना नहीं मैं कौन हूं। फिर दोनों ने अलग से बैठकर खाना खाया। बाजरे की रोटियों में लावण अपनी पत्नी के प्रति स्नेह को हर कौर में चबा रहा था। उसने पहले भी गुजरात की मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार को, अपने प्रेम को न्यौछावर किया था। और अब जबकि उसका परिवार सुरक्षित और सुखी था, वो कहां अपने दुख को ढूंढता। पहले भी तो उसने अपने दुख को कहां पूछा था, और आज भी वो अपने दुख को चबा ही रहा था। भोजन समाप्त हुआ। लावण और देवराज बाहर आए। अंतिम विदाई लेते हुए लावण ने देवराज से कहा, पाटन हम हार चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हर ओर विध्वंस मचा रखा है। गांव के गांव उजाड़ दिए हैं। महाराज भी वीर कदी को प्राप्त हुए हैं, और मैं अपनी सेना को फिर से एकजुट करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो तुम्हें उस बात की सूचना मिल ही जाएगी। जब वीरू बड़ा हो जाए तो उसे मेरे पास भेजना। मातृभूमि नु ऋण एने पण चुका हो ज रहे। देवराज ने लावण को अपना घोड़ा आगे की यात्रा के लिए दे दिया। अब लावण फिर से एक यात्री था, और देश के सिपाहियों को, देश के वीरों को एकजुट करने वो यात्री घोड़े पर सवार हो कहीं दूर निकल गया। ये कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है। कुछ समय बाद देवराज को सूचना मिलती है कि ढोलका से, पाटन से
क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारियों को मार कर भगा दिया गया है और अब वाघेलाओं का राज है। और इस वाघेला राज को स्थापित करने वाला वो वीर सेनापति है, वीर लावण प्रसाद। दोस्तों, ये कहानी गुजरात के वीरों के बारे में तो है ही, ये उनके बलिदान को तो बताती ही है, ये उस समय के समाज की स्थिति को भी बताती है। ये बताती है कि उस समय में भी स्त्रियां स्वच्छंद रहा करती थी और पुरुष उनका सम्मान करते थे। आजकल पॉपुलर मीडिया में एक पॉपुलर हिस्ट्री बताई जाती है कि भारत हमेशा से ही एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रहा है। यहां पर स्त्रियों को हमेशा से ही दबाया गया है। अब यदि कोई आपसे इस तरह की बात करे तो उसे ये कहानी, ये लावण प्रसाद की कहानी सुना देना। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था कि यदि भारत को समझना है तो लोक कथाओं को सुनो। और अब जब आप गुजरात को याद करें तो इन वीर सिपाहियों को भी याद करें। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया के एक ऐड में कहा गया है, मैं बस अंत में यही कहूँगा, कुछ और तो जानो गुजरात को, कुछ और तो जानो भारत को। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी, ऐसी यूनिक लोक कथा आपको कहाँ से, कौन से राज्य से सुननी है। अगली बारी तक के लिए आउचो।